जीएस वाणी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे भूगोल के जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें केवल एक लेक्चर अपलोड हुआ था, उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो भूगोल है उस भूगोल में किस प्रकार से अलग अलग अवधारणाएं थी, अलग अलग भूवैज्ञानिकों का अलग अलग विचार था, उनकी अलग विचारधाराएं थी। उसी से आगे लेकर के हम लोग चलते हैं। जो भूगोल है इस भूगोल में एक ये बात समझना होता है कि जो पृथ्वी है इस पृथ्वी की आकृति कैसी। सबसे पहला पॉइंट तो यही समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार से। तो पृथ्वी की जो आकृति है वो अगर हम देखें तो पृथ्वी की आकृति को वर्तमान समय में ये माना जाता है कि जियोइड आकार की। हालांकि ये आकृति निर्धारित करने के पहले बहुत सारी आकृतियां मानी गई, गोल आकृति मानी गई, अंडाकार आकृति मानी गई, उसके बाद संतरे के आकार की आकृति मानी गई और वर्तमान में जियोइड आकार की जो आकृति है इसी को फाइनल माना गया। जियोइड का मतलब होता है भू आभ। भू आभ का मतलब है कि पृथ्वी पृथिव्याकार है, यानी अपने आप में एक यूनिक आकार की पृथ्वी है। अब क्या होता है जियोइड, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर संरचनाएं हैं उस प्रकार से पृथ्वी शुरुआत में एक आग का गोला थी। एक गर्म आग का गोला अगर ठंडा होगा तो जगह जगह पर वो सिकुड़ जाएगा। जहां पे सिकुड़न होगी वहां पे कुछ धंसा हुआ भाग सा दिखाई देगा, जहां जहां पर ये सिकुड़न आएगी वहां पे कुछ धंसा हुआ सा भाग दिखाई देगा। इस प्रकार इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर लिया जाए जो इसको गोला बनाने के लिए, तो कुछ जो ऐसा आकृति आएगी जिस आकृति में जो धंसे हुए भाग हैं वो अंदर छूट जा रहे हैं, जो उभरे हुए भाग हैं वो इसके ऊपर निकल जा रहे हैं। इस भाग को जहां पे पहाड़ है वो इसके ऊपर निकल जाएंगे। इसका जो अप्रॉक्सीमेट गोला वैल्यू आ रही है इसी को हम लोग जियोइड बोलते हैं। यानी जो पृथ्वी है वो एक समतल के तरीके से बाहर से पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि कुछ स्थानों पे हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे उठे हुए पहाड़ हैं और कुछ जगहों पर वहां पर मेरियाना गर्त जैसा गड्ढा है। तो जो गड्ढे वाले भाग हैं जब हम उसका एक गोला अप्रॉक्सीमेट गोला बनाएंगे तो गड्ढे वाला भाग थोड़ा धंसा हुआ दिखाई देगा और जो उभरे हुए भाग हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। जैसा कि ये भाग ऊपर उभरा हुआ दिख रहा है, ये वाला भाग थोड़ा नीचे धंसा हुआ दिख रहा है। तो ये जो डॉटेड हमने बनाया हुआ है इसी आकार को हम लोग जियोइड बोलते हैं, जो अप्रॉक्सीमेट एक गोल से मिलता जुलता आकार है। ठीक है कि आकृति हम लोगों ने जियोइड पता कर ली, लेकिन इस आकृति में एक समस्या है। कौन सा देश कहाँ है, कौन सा स्थान कहाँ है, कौन सी नदी, कौन सा झील, झरना, पहाड़, पठार, इनकी स्थिति अगर हम बताना चाहते हैं तो हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि इनकी स्थिति कैसे निर्धारित करें। इसलिए पृथ्वी पर अगर हम बात करें स्थिति का निर्धारण अपने आप में एक चुनौती है कि किस प्रकार से स्थिति निर्धारित की जाए किसी भी देश की या किसी भी स्थान की। तो स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं की कल्पना करनी पड़ी। ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर फिलहाल कहीं नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई दो। और कौन सी दो काल्पनिक रेखाएं हैं? एक रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश, जो कि क्षैतिज दिशा में खींची जाती है, और दूसरी रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर, और देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर दिशा में खींची जाती हैं। यानी यदि हम पृथ्वी को इस प्रकार से बनाते हैं, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जब ये आकृति हमने जियोइड मानी तो कहीं इसका केंद्र जरूर होगा। प्रत्येक वस्तु जो पृथ्वी पर है उसका कहीं ना कहीं केंद्र जरूर होता है। तो हमने मान लिया कि हमारी पृथ्वी जो है उसका भी अपना एक केंद्र है। यदि इस केंद्र से हम एक रेखा क्षैतिज दिशा में खींचें तो जो क्षैतिज दिशा में रेखाएं खींची जाती हैं उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं बोल रहे थे। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी लेटी हुई रेखाएं। जो लेटी हुई इस प्रकार से रेखाएं क्षैतिज रूप से पृथ्वी पर खींची गई हैं उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है स्पष्ट रूप से वह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देगी, क्योंकि वह केंद्र से गुजरी है। यदि पृथ्वी को केंद्र से गुजरने वाली रेखा हम बीच से खींच दें तो दो आधे गोले अलग हो जाएंगे, हम उसे अर्ध गोला कह सकते हैं। एक जो उत्तर दिशा में आधा गोला हुआ, क्योंकि ऊपर की दिशा उत्तर होती है, नीचे की दिशा दक्षिण होती है, तो ऊपर की दिशा का आधा गोला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहलाता है। नॉर्दर्न साइड का हेमीस्फीयर है आधा गोला। ठीक नीचे वाला जो गोला है इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी साउदर्न हेमीस्फीयर। यहाँ एक बात ध्यान रखना है,
इस अक्षांश रेखा ने, जिस रेखा ने ऐसा इसको कर दिया है, इस रेखा को हम लोग कुछ नाम देते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य से गई है, भूमि के मध्य से गई है, इसलिए हम लोग इसे भूमध्य रेखा कहेंगे। तो यही भूमध्य रेखा है। इसी भूमध्य रेखा के कुछ और भी नाम हैं, जो अन्य नाम हैं उन्हें भी हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, तो हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ये जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हें हम लोग बात कर रहे थे क्षैतिज दिशा में, यानी जितनी पड़ी हुई लेटी हुई रेखाएं हैं, ये सब लैटिट्यूड्स हैं, यानी अक्षांश हैं। तो ये जो केंद्र से होकर गुजर रही है, इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बनाते हुए गई है, केंद्र पर कोई कोण नहीं बनाई बल्कि 0 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरी, इसलिए इसे हम 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो चाहे हम 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहें, चाहे हम भूमध्य रेखा कहें, या फिर हम इसको इक्वेटर कहें, ये सभी नाम इसी भूमध्य रेखा के हैं। इस भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लगभग दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे का दिन होता है और लगभग 12 घंटे की रात होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रेखा पर, जिस रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर बराबर अवधि के होते हैं, इस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत, क्योंकि दिन और रात बराबर होने की घटना को भूगोल की भाषा में विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऐसा जिस रेखा पर हो रहा है वह रेखा विषुवत कहलाती, यानी विषुव की घटना। विषुव घटना का मतलब होता है दिन और रात की अवधि बराबर होना, और जब दिन और रात की अवधि इस रेखा पर बराबर हो रही है, तो जिस रेखा पर विषुव की घटना होती है वही विषुवत रेखा है, यानी इसका एक और नाम आपको मिल जाता है, विषुवत रेखा। तो चाहे हम इसे विषुवत रेखा कहें, चाहे भूमध्य रेखा कहें, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहें, या इंग्लिश में इक्वेटर बोले, ये सभी रेखाएं वो हैं जो केंद्र से होकर के गई, इसी रेखा के सारे नाम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गई रेखा। कितने अक्षांश हैं पृथ्वी पर? एक बहुत अच्छा सा प्रश्न होता है कि पृथ्वी पर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम इसको मिटा सके, क्योंकि इसमें कुछ चीजें और बतानी है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो आकृति है, इस पृथ्वी की आकृति में अभी हमने एक रेखा खींची हुई है, और ये जो एक रेखा हमने खींची, इस रेखा को हम लोग कह रहे हैं कि कौन सी रेखा है ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से अगर हम हर 1 डिग्री पर एक एक रेखा खींचते चले जाएं, प्रश्न एक अच्छा सा पूछेगा कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश हैं। जहां हम कुल अक्षांश की बात करते हैं, तो कुल कितने अक्षांश हैं अपने आप में एक प्रश्न है। कितने अक्षांश हैं इनको देखिए। यदि हर 1 डिग्री पर हम लोग बातचीत करें कि हर 1 डिग्री पर, यहां पर देखें आप, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, इससे अगर हम 1 डिग्री इसको ऊपर उठाएं और 1 डिग्री इससे भी ऊपर उठाएं और आगे बढ़ाकर मिलाएं, तो कहीं ना कहीं ये कट करेगी, कहीं ना कहीं ये भी जाके कट करेगा। जहां पे कट हो रहा है उन स्थलों को अगर हम आपस में मिला दें यहां से इस प्रकार से, तो हम कहेंगे यहां पर 1 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो 1 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर हम अब इस रेखा को मिला दें और बीच वाली ये जो मिला रहे थे इनको हम हटा दें, तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये ऊपर वाली, क्योंकि उत्तर वाले गोलार्ध में है इसलिए उत्तरी है, और ये पड़ी हुई रेखा है, क्षैतिज है, इसलिए क्या है, अक्षांश है, और 1 डिग्री पर है, इसलिए इसका नाम हम रख सकते हैं 1 डिग्री उत्तरी, यानी नॉर्दर्न अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 1 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई। इसी तरीके से हर 1 डिग्री पर हम खींचते हुए बहुत सारे अक्षांश खींच सकते हैं, और कुल कितने खींच सकते हैं उन्हें देखिए। यदि पृथ्वी के केंद्र पर थे, हर 1 डिग्री पर खींचते हुए चले जा रहे हैं, तो आप इन दोनों पेनों को देखते जाइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब ये 90 डिग्री पर पहुंचेगा, तो इस 90 डिग्री पर इधर वाला पेन जहां पहुंचा वहां पर ये भी पेन पहुंच गया। इसका मतलब अब वहां रेखा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब दोनों स्थल अलग अलग होते, जैसे यहां पर था, तो ये पॉइंट जहां जाके कट करता यहां, इनको आपस में मिलाते, लेकिन और आगे हुआ तो और छोटी रेखा होती। अगर हम एक ही जगह पे पहुंच गए, तो इधर वाली रेखा और इधर वाला पॉइंट एक ही जगह पहुंचेगा, वहां रेखा नहीं मिलेगी बल्कि एक बिंदु मिलेगा, और ये उत्तर दिशा में मिला है, इसलिए उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहलाएगा। राइट, अब ये नॉर्थ पोल मिला, जो कि यहां से अगर हम एंगल पे देखें तो कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के कोण पर। इसका मतलब 90 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। अगर हम इसको यहां से समझने की कोशिश करें, तो जैसे जैसे हम इस भूमध्य रेखा से
उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए दोनों हाथ हमारे पास आते जा रहे हैं, इसका मतलब है ये अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जा रही है। घटते घटते जब हम 90 डिग्री वाली अक्षांश पे पहुंच जाते हैं, ये ठीक 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है यहाँ से ये 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, यहाँ पहुंचने के बाद रेखा नहीं मिलती है बल्कि एक बिंदु मिलता है, और जो ये बिंदु मिलता है इसी को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं क्योंकि उत्तर दिशा में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हर 1 डिग्री पर खींचे तो 90 तो यहाँ पर हमने बिंदु खींच डाले, 90 रेखाएं हमने खींच डाली हैं। अगर 90 रेखाएं इस वाले गोलार्ध में हैं तो ठीक यही प्रक्रिया इस दक्षिणी वाले गोलार्ध में होगी। इसका मतलब इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। 90 डिग्री जो साउथ में आएगा यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होगा, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 90 अक्षांश हैं। यानी अगर कुल अक्षांश आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश दिखाए गए, तो आपने कहा उत्तरी गोलार्ध में 90, क्योंकि हर 1 डिग्री पर आपने खींचा तो 90 ही खींच पाया। फिर आपसे कहेगा दक्षिणी गोलार्ध में कितने हैं, तो आपने कहा दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम है, 90 है। लेकिन अगर देखें तो 0 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है ये अभी जुड़ी हुई नहीं है। ये 90 तो इसके ऊपर है और 90 इसके नीचे है, लेकिन 0 डिग्री अभी जोड़ा नहीं गया है, उसे भी जोड़िए। तो इसका मतलब है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश ही विषुवत है, इसलिए विषुवत को देखें तो एक और हो गया। तो अगर पूछा जाए कुल कितने हैं, सबको जोड़ दीजिए, 90, 90 180 और 1 181। इसका मतलब है पृथ्वी पर कुल अक्षांश जो है उनकी संख्या अगर हम पूछा जाए हमसे तो हम कहेंगे कुल अक्षांश कितने हैं, 181 है। फिर इसी प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपसे पूछता है। इस प्रश्न को कैसे तोड़ मरोड़ के पूछेगा, आपसे ये पूछ देगा कि ये जो कुल अक्षांश 181 हैं, इन 181 अक्षांशों में से कहेगा ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुव कितने हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में, इसका मतलब ध्रुव पृथ्वी पर कुल 2 है, एक उत्तर दिशा वाला और एक दक्षिण दिशा वाला। प्रश्न अगर कहता है ध्रुवों को छोड़कर कितने अक्षांश हैं, तो 2 ध्रुव आप छोड़ दीजिए। यही अगर शब्दावली कर दे ध्रुवों को छोड़कर, इसका मतलब है ध्रुव हटा दे, तो ध्रुव को अगर हटा देते हैं तो कुल 181 थे, ध्रुव उसमें से 2 हट गए, इसका मतलब है यहां 179 बच गया। अगर शब्दावली को ये चेंज कर दे और कह दे ये 0 डिग्री अक्षांश को छोड़कर, 0 डिग्री अक्षांश का मतलब विषुवत, इस विषुवत को अगर कह दिया जाए विषुवत को छोड़कर, या फिर आपसे कह दिया जाए इसी को आप कह रहे हैं भूमध्य, तो भूमध्य को छोड़कर कहा जाए तो आप कहेंगे कुल 181 थे, उससे फालतू तो एक भी नहीं होगा। अब उसमें से कहा है 0 डिग्री अक्षांश को छोड़ दो, यानी इसे छोड़कर कहा जा रहा है, यानी हटा दिया जाए इसको, तो 181 में से एक है 0 डिग्री अक्षांश पर, यानी ये भूमध्य वाली छोड़ने को कह रहा है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी पर एक ही है जो भूमि के मध्य से जा रही है, इसे आप हटा देंगे तो बचेगा 180। यदि इस प्रश्न की भाषा को चेंज कर दे और कह दे ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा को छोड़कर, यानी ध्रुव भी छोड़ने हैं, 2 ध्रुव हैं, भूमध्य रेखा भी छोड़नी है, 1 है, 2 और 1 3 छोड़ने हैं, 181 में से 3 घटा दीजिए, 178 हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उसी के आधार पर आपका उत्तर होगा। तो यहां तक बात स्पष्ट होकर चली आई कि हम पृथ्वी पे अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, कैसे हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो जितनी भी ऐसी रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं हैं, और अक्षांश रेखाओं की अगर हम संख्या की बात कर रहे हैं तो कुल अक्षांश यहाँ पर 181। लेकिन एक बात समझिए, पृथ्वी कुछ इस प्रकार से, ऐसे पृथ्वी हमने पकड़ रखी है, अगर हम एक बिंदु से पृथ्वी पर ऐसे अक्षांश को खींचे तो ये अभी अक्षांश पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम जहां से चले अगर उसी बिंदु पर वापस पहुंचते हैं तो हम कहते हैं एक अक्षांश पूरा हुआ। जरा हमारे हाथ को दोबारा से देखिए, जब हम उसी बिंदु से चल के उसी बिंदु पर वापस आते हैं, इसका मतलब एक वृत्त बन जा रहा है, और हम कह रहे हैं इसके लिए शब्द रेखा। तो ये वास्तव में अक्षांश रेखाएं रेखाएं नहीं है, वृत्त है। देखिए यहां से चले और ऐसे आए, एक अक्षांश पूरा हुआ, इसके ऊपर आए फिर दूसरा अक्षांश पूरा हुआ, एक और ऊपर आए और अक्षांश, क्योंकि पृथ्वी ऐसे है इस प्रकार से। तो हाँ, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे हैं ये सब अक्षांशीय वृत्त बनते चले जा रहे हैं, और भूमध्य रेखा पर जो अक्षांशीय वृत्त बनता है वो सबसे बड़ा बनता है, क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से है, तो जो बीचों बीच से गुजरेगी वो सबसे बड़ी अक्षांश, यानी वो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे अक्षांशीय वृत्तों की त्रिज्या घटती जाएगी, और अगर आगे जाएंगे ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाएगी। इसका मतलब अगर एक शब्द इस्तेमाल कर दिया जाए आपसे कि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त है, अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जाए तो क्या यह बात सही है कि प्रत्येक अक्षांश पृथ्वी पर जो रेखा खींची गई है वो रेखा ना होकर वृत्त है? ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, गलत है, क्योंकि प्रत्येक अक्षांश में 90 डिग्री वाला अक्षांश भी आ चुका है।
क्योंकि आपने अभी जोड़ा था 90 उत्तरी गोलार्ध के, तो 90 डिग्री वाला भी तो इसमें जुड़ गया है और 90 डिग्री वाला पॉइंट है, वो बिंदु नहीं, बिंदु है, रेखा भी नहीं है, वृत्त भी नहीं है, इसलिए उसको आप रेखा भी नहीं कह सकते, वृत्त भी नहीं कह सकते। तो अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सभी अक्षांश, ऐसा स्टेटमेंट दे कि पृथ्वी पर खींचे गए सभी अक्षांश रेखा ना होकर वृत्त है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी अक्षांश में ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी जुड़ गए हैं, ध्रुव बिंदु है, वो वृत्त नहीं कहे जा सकते, उन्हें रेखा भी नहीं कह सकते। इसलिए अगर स्टेटमेंट को चेंज करके हम ये कहें, एग्जामिनर ऐसा कुछ लिख के दे कि पृथ्वी पर ध्रुवों को छोड़कर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी अक्षांश वृत्त का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनिए, पृथ्वी पर जितने भी अक्षांशीय वृत्त खींचे गए हैं उसमें भूमध्य रेखा पर खींचा गया अक्षांशीय वृत्त सबसे बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी ऐसे है तो जो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा वो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त होगा। ऊपर आप बढ़ते जा रहे हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, घटता जा रहा है। इसी पर अगला स्टेटमेंट दे, वो कह दे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी, किसी भी ध्रुव की तरफ आप जाएं तो वो कहेगा ध्रुवों से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशीय वृत्त की लंबाई घटती जाती है, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर आपसे कह दे यदि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है, उसके लिए स्टेटमेंट देखिए, जो व्यक्ति उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलना शुरू करता है उसके लिए सही कथन यह है कि उत्तरी ध्रुव से चलने पर उसे अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई क्रमशः बढ़ती हुई नजर आती है, बढ़ते बढ़ते भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक हो जाती है, पुनः घटने लगती है, घटते घटते दक्षिणी ध्रुव पर शून्य हो जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे तो सारे स्टेटमेंट का आप यहां पर असर और अंतर समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची गई हैं, कितने अक्षांश हैं, और इन अक्षांशों में कुछ स्पेशल अक्षांश भी हैं, उन अक्षांशों को कुछ नाम दे दिया गया है, हम लोग उनके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, तो इसको हम मिटाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इनमें से कुछ स्पेशल अक्षांश हैं, कुछ अक्षांशों के कुछ स्पेशल नाम दे दिए गए हैं और वो क्या नाम है उन्हें भी देखते हैं। तो अक्षांश में कैसे कैसे नामकरण कर दिया गया। पृथ्वी जो हमारी है सतह पर, अगर हम इस पेन को सतह मान लें तो पृथ्वी से अगर ये देखें तो ये आपका y अक्ष हुआ और ये नीचे वाला पेन जो रखा है ये x अक्ष हुआ। पृथ्वी इस ऐसे अक्ष पर नहीं है, इस अक्ष से ऊपर वाले से 23.5 डिग्री झुकी हुई, यानी यहां पर इस 90 डिग्री पर नहीं है, इन मार्कर और इस उंगली के बीच 23.5 डिग्री का कोण है। इसका मतलब पृथ्वी अपनी अक्ष से यानी y अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। यदि इस हाथ के हथेली हमारी और नीचे वाला जो मार्कर रखा है क्षैतिज दिशा में, इसके बीच 90 डिग्री का कोण था और इस वाले मार्कर से 23.5 डिग्री अगर झुकी है तो पूछा जाए कि पृथ्वी अपनी सतह पर यहां से कितना झुकाव है। तो जब ऊपर वाले से इसका झुकाव 23.5 है, टोटल 90 है, तो उसमें से ये घट जाएगा, तो 23.5 घट के बचेगा 66.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री प्राकृतिक रूप से पृथ्वी झुकी है, वो किसी ने झुकाया नहीं है। जब प्राकृतिक रूप से 23.5 झुकी है तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कुछ स्पेशल नाम दे दिया जाएगा। और अगर हम सतह से पूछें तो 66.5 झुकी हुई है, यानी पृथ्वी पर प्रश्न देखिए, झुकाव का प्रश्न रट लेते हैं लोग, रटिए नहीं कि कितना झुकी हुई है, 23.5 रट लेते हैं, समझिए 23.5 कहां से झुकी, 66.5 कहां से झुकी, दोनों ही उत्तर हैं पर प्रश्न के भाषा पर निर्भर करता है। यदि पूछेगा अपने अक्ष से कितना झुकी, यानी इस हथेली से और इस पेन को देखिए, अक्ष से कितना झुकी है पृथ्वी, तो 23.5, इसके बीच में यहां जहां उंगली है ये 23.5 डिग्री का एंगल। लेकिन अगर पूछे सतह से कितना झुकी, ये है सतह, ये सतह है पूरी, इस सतह से कितना झुकाव है तो ये 66.5 है, क्योंकि ये 90 में से 23.5 घटाने के बाद 66.5 बचता है, तो ये 66.5 है। तो यदि पूछे पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी है, उत्तर होगा 23.5, पूछे सतह पर कितना झुका है, उत्तर होगा 66.5। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी पर 66.5 और 23.5 इन अक्षांशों के कुछ नाम होंगे स्पेशल। हमने माना कि ये पृथ्वी है, केंद्र से जो रेखा जा रही थी इसे हम लोग कह रहे थे कि ये है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गई है, ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गई है, इसीलिए हम कह रहे हैं मध्य से गई है। और इसके ठीक ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आगे चलते हुए 23.5 डिग्री पर, इससे ऊपर चलते जाइए 23.5 डिग्री, वो भी उत्तर साइड का जो अक्षांश है, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर।
तो अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री, ये क्यों 23.5 लिए? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी थी? 23.5, इसलिए 23.5 लिया गया है। और इसके थोड़ा सा और ऊपर जब चलेंगे तो 23.5 के ऊपर कहीं तो ऐसा होगा जहां 66.5 डिग्री आ रहा होगा। जहां 66.5 आएगा उत्तर, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं, इस भूमध्य रेखा ने ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध बना दिया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध बना दिया। तो उत्तर वाले गोलार्ध में चलते जाएंगे तो हर डिग्री के साथ उत्तरी लिखना पड़ेगा। तो 23.5 डिग्री का उत्तरी तो 66.5 उत्तरी का भी नाम एक दे दिया गया, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल। 66.5 के बाद और ऊपर जाएंगे तो जब हम बिल्कुल इससे 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे, इससे जब 90 डिग्री पर पहुंचेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी को हम बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव। क्योंकि अब ये यहां से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये रेखा की लंबाई घटते घटते पॉइंट मिल जाता है, और जो पॉइंट मिला वो ध्रुव है। पोल माने होता बिंदु, तो ये बिंदु मिल गया। इसका मतलब जो इधर है वैसा ही कुछ नीचे है। नीचे भी अगर हम चलें तो अब हम साउथ में जा रहे हैं, क्योंकि इस रेखा के नीचे सब कुछ दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो ये 23.5 डिग्री पर, सेम डिग्री वही है, 23.5 डिग्री बस साउथ में आ गए हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आ गए हैं। तो इस 23.5 डिग्री दक्षिणी वाले का स्पेशल नाम दिया जाता है मकर रेखा। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके नीचे जब हम आते हैं, वहां ऊपर 66.5 था, जब नीचे 66.5 पे आते हैं तो नीचे जो 66.5 वाली लाइन है इसे हम लोग कहते हैं 66.5 डिग्री साउथ। इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक और आर्कटिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आर्कटिक शब्दावली हमेशा उत्तरी गोलार्ध के लिए इस्तेमाल होती है। जहां भी आर्कटिक शब्द आपको दिखेगा वो सब उत्तरी गोलार्ध के लिए इस्तेमाल होगा। कॉन्सेप्ट समझिए। और जब आर्कटिक का उल्टा, एंटी ऑफ आर्कटिक इज अंटार्कटिक। एंटी मतलब 66.5 उत्तर से ठीक उल्टा, एंटी मतलब एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विलोम, ठीक उसका उल्टा आएंगे 66.5 दक्षिण में, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। वो था आर्कटिक, ये हो गया अंटार्कटिक। यहां पर देखें तो ठीक जब 90 डिग्री पर यहां आ जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ में होगा, ये भी एक बिंदु मिलेगा और इसे हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ये अक्षांश रेखाओं में देखिए, सूर्य की अगर हम गति की बात करें तो सूर्य इन्हीं रेखाओं पर, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, सूर्य उसके चारों तरफ पृथ्वी गति कर रही है, और गति करती हुई अपनी धुरी पर भी पश्चिम से पूरब घूम रही है। पश्चिम से पूरब घूमती हुई अगर हम इस हाथ को सूर्य मान लें तो कुछ इस प्रकार से गति करती हुई पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है। ये जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, कभी चक्कर लगाते हुए ये सूर्य की किरणें ठीक कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, और कभी पृथ्वी की इस गति जब इधर आती है तो ठीक मकर रेखा पर, यानी इस पर लंबवत चमकती हैं, और ये जो भूमध्य रेखा है इस पर लगभग वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। तो अब यहां पर आपको तिथियां कुछ ध्यान रखनी है। इस भूमध्य रेखा पर पृथ्वी लंबवत कब चमकती है? 21 मार्च को चमकती है, चमकता है इस भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इसका मतलब सूर्य 21 मार्च को यहाँ है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में कहाँ पहुंच जाता है सूर्य? वो पहुंच जाता है कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य लंबवत कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर 23 सितंबर को सूर्य लंबवत कहाँ पहुंच जाता है? भूमध्य रेखा पर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य पुनः कहाँ पहुंच जाता है? मकर रेखा पर। और इस दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च फिर वहीं पहुंचता है। ये चक्कर इसी में लगता रहता है। यानी पृथ्वी की गति के कारण, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, उसकी गति के कारण पृथ्वी पर कभी सूर्य का लंबवत कर्क रेखा पर चमकना दिखता है, कभी उसका लंबवत मकर रेखा पर चमकना दिखता है, और लगभग साल भर इस भूमध्य रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं। एग्जैक्ट 21 मार्च और 23 सितंबर को ठीक लंबवत पड़ रही हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये वाला भाग, इस वाले भाग को अगर हम देखें, इस पूरे भाग को हम कह सकते हैं कि ये उष्ण होगा, गर्म होगा, क्योंकि सूर्य यहीं पर है लंबवत, कभी इस पर है, कभी यहाँ है, कभी इस पर है। तो यही क्षेत्र, क्योंकि सूर्य की ही गर्मी पूरी पृथ्वी पर है और सूर्य ठीक लंबवत चमक रहा है, इसका मतलब इसकी गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा आ रही होगी। इसका मतलब ये क्षेत्र जो होगा ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा। उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक?
ऊपर इस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, इसे हम लोग बोलते हैं उष्ण यानी गर्म कटिबंध, यानी दो तरफ से बंधा हुआ क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। ये उष्ण कटिबंध ट्रॉपिक्स के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसलिए इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब इसके ठीक ऊपर जाइए, जब सूर्य यहाँ आएगा तो इस वाले क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी गर्मी लगेगी, लेकिन जब सूर्य इस मकर रेखा पर पहुंच जाएगा 22 दिसंबर, तो यहाँ से सूर्य दूर हो गया है, इसलिए यहाँ पर उस समय गर्मी दिखेगी। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र ना तो बहुत सर्द होगा ना बहुत गर्म होगा। तो इस इतने भाग को, इसको अगर हम देखें तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब शीत भी है और उष्ण भी है। शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। ये ठंडा भी है और गर्म भी है, इसलिए इस वाले को हम लोग बोलेंगे शीतोष्ण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो ये हो गई टेम्परेट जोन, ये था ट्रॉपिकल जोन क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच थी। इसके और ऊपर चलते हैं, इस वाले पोर्शन में जब हम चलते हैं, यहाँ पर देखें 66.5 उत्तर दिशा में आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री इस ध्रुव के बीच, या इधर भी अगर हम ले लें तो यहाँ पर ये दोनों ही बेल्ट, चाहे इधर हम कहें तो ये भी नीचे वाले भी शीतोष्ण ही कहेंगे, यानी ये वाला क्षेत्र जो कि मकर और 66.5 का है तो नीचे ये भी शीतोष्ण होगा, और यहाँ पर जो नाम दिया जाएगा वही नाम वहाँ भी दिया जाएगा। क्योंकि ये ध्रुवों के आसपास है इसलिए हम लोग इसको कई बार ध्रुवीय कटिबंध भी बोल देते हैं, और क्योंकि ध्रुव के आसपास है तो ध्रुवीय कटिबंध हो गया। इंग्लिश में बोल देते हैं पोलर रीजन, तो पोलर जोन है। ये यहाँ शीतोष्ण था, देखिए ये उष्ण है गर्म है, ये शीतोष्ण है ठंडा गर्म दोनों है। ये बहुत दूर हो गया सूर्य से इसलिए ये शीत है, तो कई बार इसी को हम लोग बोल देते हैं शीत कटिबंध। तो चाहे हम शीत कटिबंध कहें, ध्रुवीय कटिबंध कहें, ये क्या है 90 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच, चाहे ऊपर का 90 डिग्री 66.5 हो, चाहे नीचे का 90 और 66.5 हो, इनके बीच में यहाँ पर ध्रुवीय कटिबंध है। ठीक, यहाँ भी उसका नाम वही होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं अक्षांश रेखाओं का जो रोल है, जो भूमिका है, वो तापमान निर्धारण में है, और तापमान के अनुसार जलवायु निर्धारित होती है, इसलिए जलवायु निर्धारण में अक्षांश रेखाओं की भूमिका होती है। यहां तक बात स्पष्ट है। अब इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो हम इसको फिर मिटाते हैं। चलिए, तो अब हम ये देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर ये अक्षांश रेखाओं से तापमान का निर्धारण हो गया, यानी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर तापमान निर्धारण कर देती हैं, जलवायु का निर्धारण हो जाता है तापमान से, इसलिए जलवायु निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है, आपसे कहेगा ये जो रेखाएं थी इनमें से कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत से गुजरती है। ये जितनी रेखाएं हमने यहाँ खींच रखी थी उसमें एक ही रेखा भारत से गुजरती है, कर्क रेखा। भारत का भूगोल जब पढ़ाएंगे तब हम लोग उसमें बताएंगे कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और 8 राज्यों के गुजरने से कौन कौन से 8 राज्य, सब कुछ डिस्कस करेंगे भारतीय भूगोल में। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को, अक्षांश वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये आपको यहाँ पर अक्षांश का पूरा कॉन्सेप्ट यही एज इट इज समझ में आना जरूरी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन अक्षांशों में कुछ प्रश्न और पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? आपसे कहेगा ये बताइए अश्व अक्षांश क्या है। तो देखिए, ये थी आपकी भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर जब आप जाते थे तो इस 23.5 डिग्री पर आपको दिख रही थी कर्क रेखा उत्तर दिशा में। फिर जब आप 23.5 डिग्री इसके नीचे आते थे दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध में ये आप कह रहे थे कि ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। फिर 66.5 जब आप दक्षिण में आते थे तो 66.5 डिग्री वाले साउदर्न गोलार्ध को, इस वाले विषुवत वृत्त को आप क्या कहते थे? अंटार्कटिक है, ये अंटार्कटिक वृत्त है। और जब ऊपर 66.5 पे आप चलते थे तो आप कहते थे कि 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड वाला जो है ये आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त है। फिर यहाँ जब 90 डिग्री पर आते थे तो 90 डिग्री नॉर्थ को हम लोग बोल रहे थे उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले 90 डिग्री को हम लोग साउथ को बोल रहे थे दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, इसमें जब आप इस भूमध्य रेखा से, इस वाली रेखा से ऊपर जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर दे रहे हैं जिससे आपको बार बार ये अलग थोड़ा दिखाई दे। इस रेखा से जब ऊपर जा रहे हैं तो इसके ऊपर जब 23.5 पहुंचे तो कहीं 24 होगी, कहीं 25 होगी, कहीं तो 30 भी मिलेगी ना। और जो 30 मिली 30 डिग्री तो ये उत्तर दिशा की मिली है, इसलिए 30 डिग्री। फिर 31, 32, 33 ऊपर बढ़ते जाएंगे, कहीं तो 35 की भी मिलेगी। ये 30 से 35 वाला, ये वाला जिसके बीच में हमने ये खींच दिया हुआ है, ये 30 डिग्री, 31, 32, 33 यहाँ तक पहुंचे 35 डिग्री नॉर्थ। ठीक, यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री मकर, फिर 24, 25, 26, कहीं तो 30 होगा,
जहां 30 हुआ हमने कह दिया ये 30 डिग्री साउथ है, इधर से चलते आ रहे हैं आप 30, फिर 31, 32, 33, कहीं तो होगा जहां पे 35 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। 35 डिग्री आप पहुंचे, वो भी साउथ में पहुंचे। ये वाला जो बेल्ट है, चाहे इस वाले की बात करें चाहे इस वाले की बात करें, चाहे उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 की बात करें या दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 की बात करें, ये दोनों ही गोलार्ध को हम लोग अश्व अक्षांश बोलते हैं। अश्व अक्षांश का मतलब है हॉर्स लैटिट्यूड, घोड़े का अक्षांश। ये घोड़े का अक्षांश क्या चीज है इसे समझिए आप। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये पृथ्वी के केंद्र से जाने वाली भूमध्य रेखा है और जब सूर्य लंबवत लगभग वर्ष भर इस रेखा पर चमकेगा तो इस सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो यहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, क्योंकि जो चीजें गर्म होती हैं वो ऊपर उठती हैं। जब आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं और आप नीचे से आंच लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं गर्म होने लगती है और जब वो गर्म होती है हवा तो वो गर्म भाप हमेशा ऊपर की ओर उठने लगती है और जब भाप ऊपर उठती है इसका मतलब यहाँ भी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। तो गर्म हवा जो यहाँ से ऊपर उठी, ये ऊपर उठने के बाद दोनों तरफ से मुड़ गई। हाथ को देखिए, यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद दोनों गोलार्ध की तरफ मुड़ी और 30 से 35 पर नीचे उतरी। 30 से 35 पर उतरेगी तो यहाँ पर वायु का दबाव होगा, यहाँ से हवा उठ गई है इसलिए इस रेखा पर वायु का दबाव नहीं होगा। इसका मतलब भूमध्य रेखा वह क्षेत्र है जहां पर निम्न वायु दाब होगा, यानी यहां पर एयर का दबाव नहीं है। हम कह रहे हैं वायु दाब, इसका मतलब हमारे ऊपर से अगर वायु बहुत ज्यादा है तो हम पे दबाव डालेगी। अगर यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई है तो यहां अब दबाव नहीं डालेगी। इसलिए भूमध्य रेखा से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई हैं, क्योंकि साल भर सूर्य यहां लंबवत चमक रहा है, इसलिए यहां से उठी हुई हवाएं फिर उतरेंगी नीचे। तो जब उतर रही हैं जहां पर, वो उतर इस 30 से 35 में, दोनों तरफ 30 से 35, हाथ को देखिए यहां उठी, दोनों तरफ मुड़ी और 30 से 35 पे उतरी। तो जब 30 से 35 पे उतरेंगी वही अश्व अक्षांश है, ये उच्च वायु दाब होगा, क्योंकि वहां पर जब हवा ऊपर से नीचे उतरेगी तो दबाव डालेगी। प्राचीन काल में जब वहां से कोई नदी, नहर, नाला होता था या समुद्र होता था, उसमें जब नाव लेकर जाते थे युद्ध करने के लिए तो उस नाव पे क्या करते थे, सैनिक भी बैठा लेते थे, खाने पीने की सामग्री, हथियार सब रखते थे। वहां से जब जा रहे होते थे और वहां पर ऊपर से उच्च वायुदाब के कारण जब दबाव लगता था तो कई बार वो घोड़े उसमें खुदा देते थे जिससे कि नाव हल्की हो जाए और वो डूबे नहीं। फिर घोड़े तैर कर आगे मिल जाते थे और फिर उसको बैठा लेते थे। जहां नदी मिलती थी वहां पर घोड़े को नाव में बैठाते थे, उसके बाद जब नदी नहीं स्थल मार्ग मिलता था तो फिर वो नाव घोड़े पर रखते थे और इस प्रकार से चलते थे। तो घोड़े कुदाने से, क्यों घोड़े कुदाते थे, क्योंकि वहां वायुदाब को कम करना चाहते थे, उच्च वायुदाब है, डूब ना जाए, उसको जीतने के लिए, उससे बचने के लिए ये घोड़े कुदाते थे। इसलिए आज तक इसे अश्व अक्षांश ही कहा जाता है, यानी अश्व अक्षांश का घोड़े से कोई संबंध नहीं है, बस ऐतिहासिक कारण है क्योंकि घोड़े कुदाए जाते थे जिससे कि नाव वहां डूबे नहीं, उस उच्च वायुदाब को फेस कर सके, इसलिए इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो हम लोग यहां तक अक्षांश की बात किए। अब हम लोग इसी अक्षांश वाली बात को आगे भी कंटिन्यू करते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहां पर जितनी अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं में एक प्रश्न इस प्रकार का भी बनता है कि इसमें कहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, कहां गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसको भी हम लोग बात करते हैं। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको मिटाते हैं और आगे भी अपनी बातचीत को जारी रखते हैं। प्रश्न ये आता है कि कौन सी अक्षांश रेखा पर किस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स कम और ज्यादा होता है, कहां पर हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम और ज्यादा होता है। देखिए इसको समझिए, हमने कहा भूमध्य रेखा जो है, ये भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा है, यानी सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है यदि हम कहें तो इस पृथ्वी पर। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं यहाँ पर कम होता जाता है इसकी लंबाई अक्षांशीय वृत्त की, और यहाँ पर जब हम ध्रुव पे पहुंचते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पर जो उत्तरी ध्रुव है, और नीचे जब आते हैं 90 डिग्री साउथ यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आर की लंबाई ज्यादा है। हम निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, स्मॉल जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण को लेकर के एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर। ये जो फार्मूला है इसको अगर हम देखें तो स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, इसी को हमें निकालना है, इसी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान निकालना है। देखिए G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
ME मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसको कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, RE पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि आप देखें त्रिज्या यहां अधिक होगी, इस इक्वेशन को देख करिए, यदि ये r की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि ये हर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में है, जब इसका मान बढ़ेगा तो इस g का मान घटेगा। इसका मतलब जहां r अधिक है क्योंकि ये हर में लिखा हुआ है, इस वजह से जब r का मान बढ़ेगा तो g का मान घट जाएगा, और r का मान जब घटेगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, r के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए इस वाली रेखा पर जब हम आते हैं भूमध्य रेखा पर तो r सबसे लंबा है, लेकिन जब हम ध्रुव पे जाते हैं तो ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ा चपटी हुई है। यहां से अगर हम नापेंगे तो देखिए यहां त्रिज्या इतनी है, ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ा चपटी हुई अंदर को धसी है, इसलिए यहां r का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब जब ध्रुव पे जाएंगे तो r का मान कम होगा, और जहां r का मान कम होगा उसका उल्टा इस पर असर पड़ेगा, यानी r घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब ध्रुवों पर स्मॉल g जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ r सबसे ज्यादा है पृथ्वी पर, सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त भूमध्य रेखा का है। इसका मतलब इस भूमध्य रेखा पर जब हम जाते हैं, ये है भूमध्य, तो जब हम भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो यहाँ पर r का मान बढ़ता है, और जब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर न्यूनतम क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी यदि आपसे अब प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण कहां होता है तो आपका उत्तर होगा ध्रुवों पर। आपसे पूछे न्यूनतम गुरुत्वीय त्वरण कहां होता है, आपका उत्तर होगा कि ये भूमध्य रेखा पर होगा। क्यों होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हमसे प्रश्न ये कई बार ऐसा भी पूछ लेता है, ये जो भूमध्य रेखा है इस पर जब वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकेगा तो इसका मतलब है सूर्य की ही गर्मी होती है पूरी पृथ्वी पर, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और पृथ्वी ही नहीं सौर परिवार के हर एक ग्रह पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पर सूर्य लंबवत चमकेगा, वर्ष भर चमकेगा, तो यहाँ पर दिन और रात में दैनिक तापांतर नहीं होगा। तापांतर का मतलब है कि बहुत अधिक तापमान दिन में हो जाए और बहुत कम तापमान, बहुत सर्द रातें हो जाए, बहुत गर्म दिन हो जाए, तो हम कहेंगे तापांतर बहुत है, दिन बहुत गर्म हो रहे हैं, रातें बहुत सर्द हो रही हैं। लेकिन इस रेखा पर जब सूर्य लगभग लंबवत चमक रहा है तो हर समय एक ही जैसा मौसम बने रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर तापांतर, इस भूमध्य रेखा पर जो तापांतर होगा वो तापांतर न्यूनतम होगा, यानी यहाँ पर दिन और रात के बीच में ताप में अंतर बहुत नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा दिन बहुत गर्म हो जाए और रातें बहुत ठंडी हो जाए, या दिन बहुत ठंडे हो जाए रातें बहुत गर्म हो जाए, क्योंकि सूर्य लगभग यहीं पर फोकस किए हुए हैं, लंबवत है, इसलिए यहाँ तापांतर नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, इस वाली रेखा पर ही तापांतर तो नहीं है, पर सूर्य जब लंबवत यहीं पर है और सूर्य की ही गर्मी है, इसका मतलब इस रेखा पर हमेशा गर्मी बनी रहेगी, यहाँ शीत ऋतु का अभाव होगा। आपसे पूछे किस रेखा पर शीत ऋतु नहीं पाई जाती, शीत मतलब सर्दी की ऋतु, तो जब यहीं पर सूर्य लंबवत है तो शीत ऋतु नहीं होगा, यानी शीत ऋतु का अभाव होगा। ये बात भी आपको समझना है। फिर आपसे एक प्रश्न ये पूछता है, आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बताते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक ऐसे ही पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जो आपसे, एक देखिए प्रश्न कहेगा ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किस, कौन सी नदी इस भूमध्य रेखा में, ये है भूमध्य, ये है कर्क। कर्क का मतलब है 23.5 डिग्री जब आप जाते हैं उत्तर में तो कर्क मिलती है। ठीक नीचे अगर 23.5 में साउथ में आते हैं तो यहाँ पर आपको मकर मिलती है। इसका मतलब है आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि आप ये बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने मतलब एक बार नदी गई और दोबारा ऐसे आई, इसका मतलब यहाँ काटा फिर ऊपर से आई, यहाँ फिर किसी समुद्र में जाके गिर गई, इसका मतलब 2 बार काट रही है। ये है कांगो नदी। यानी अगर आपसे पूछे कांगो नदी को ही जायरे नदी बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। 2 बार कर्क रेखा को काटती है माही नदी, जो कि भारत में है। आपसे पूछे कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, आपका उत्तर होगा लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कौन सी नदी ऐसी है जो 3 बार मकर रेखा को काटती है, यानी 3 बार मकर रेखा को काटने वाली नदी, ये कौन सी नदी है, बरमेजो नदी। और ये जो बरमेजो नदी है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। तो इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछे कौन सी नदी कर्क को 2 बार काटती है, उत्तर होगा माही नदी। आपसे पूछेगा कौन सी नदी
भूमध्य को 2 बार काटती है, उत्तर होगा कांगो नदी, हजारी नदी। आपसे उत्तर प्रश्न पूछेगा कि लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, आपका उत्तर होगा मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर आपसे पूछेगा कौन सी, क्या ऐसी भी कोई नदी है जो 3 बार काटती हो मकर रेखा को, बिल्कुल है बर्मेजो नदी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। तो ये प्रश्न एक ऐसा भी होता है, इनको भी आप नोट कर ले। फिर उसके बाद एक प्रश्न आपसे ये भी पूछता है कौन सी इनमें से अक्षांश रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है। तो इसको हम लोग देखते हैं और एक ट्रिक से देखेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे। कैसे? जैसे आपने देखा कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे भूमध्य रेखा है, ये है भूमध्य रेखा, और फिर आपसे पूछेगा ये ऊपर वाली जो होती है 23.5 में, ये होती है कर्क रेखा, इसे कर्क कहते हैं। और फिर यहाँ पर जो 66.5 डिग्री उत्तर में थी, इस 66.5 उत्तर वाले को आप बोल रहे थे आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक है, और यहाँ पर 90 डिग्री पर ये उत्तरी ध्रुव था, उत्तर दिशा में। ठीक ऐसे ही 23.5 डिग्री पर जब आप जाते हैं साउथ में, तो आप इसे कहते हैं ये मकर रेखा है। और फिर 66.5 डिग्री जब आप जाते हैं और नीचे में, तो आप कहते हैं ये अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक ऐसे ही नीचे जब 90 डिग्री पर आते हैं साउथ में, तो आप कहते हैं ये दक्षिणी ध्रुव। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। एक अच्छा सा प्रश्न। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा आ यहाँ शब्द लिखेंगे, आ का मतलब है आर्कटिक वृत्त, तो यहाँ आ का मतलब क्या है, आर्कटिक वृत्त। फिर हम यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे माँ लेटर इस्तेमाल करेंगे, माँ है इस मकर रेखा के लिए, इसलिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे माँ, मकर रेखा। फिर हम यहाँ एक शब्द लेटर रखेंगे का मतलब कर्क रेखा, इसके लिए हम कर्क रेखा, इसके लिए हम रखेंगे का। फिर आपसे कहेगा यहाँ पर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के लिए वी इस्तेमाल करेंगे, वी का मतलब है विषुवत रेखा। ये हमने एक नोटिफिकेशन मान लिया। इस नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम देखना चाहते हैं किस महाद्वीप से कौन सी रेखा इनमें से गुजरती है, कौन सी अक्षांश से गुजरती है। तो सबसे पहले अगर हमको ये पता करना है तो ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले महाद्वीपों को उनके घटते हुए आकार के क्रम में रखिए। तो महाद्वीपों को घटते हुए आकार के क्रम में सजाना है। देखिए किसी भी क्रम में महाद्वीप नहीं लिखे हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 में से एक महाद्वीप पर कोई रहता नहीं है, वो है आपका कौन सा महाद्वीप, ये महाद्वीप है आपका यहाँ से अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका निर्जन महाद्वीप है, उस पर कोई नहीं रहता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद अगर हम उसके तीसरे नंबर पर बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। घटते हुए क्रम में लेकर चल रहे हैं, आकार के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में। फिर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो अब पड़ता है अंटार्कटिका, लेकिन अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप, उस पर कोई रहता नहीं है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। श्वेत महाद्वीप क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है इसलिए श्वेत महाद्वीप है। उसी को गतिशील बोलते हैं क्योंकि बर्फ कभी पिघलती है और कभी वो बढ़ जाती है, तो इसलिए वो गतिशील महाद्वीप कहलाता है। उसको हम यहाँ रखेंगे नहीं क्योंकि वहां पर मनुष्य नहीं रहता। तो यहाँ देखिए ये क्रम में आ गए, 4 ये हो गए, 5वां हो गया, और 6ठे नंबर पे हम देखते हैं तो यूरोप था, क्योंकि उसको हटा दिया इसलिए हम 6 बात कर रहे हैं। यूरोप के बाद सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस महाद्वीप के बाद अब हमें ये निकालना है कि इसमें से कौन सी रेखा गुजरती है। ट्रिक देखिए क्या कहती है, हमें 3 बार आम लिखना। कैसे आम लिखना है, देखिए आम ऐसे लिखना है, आम 3 बार लिखना है, तो हमने लिख दिया आम। और 3 बार कवि लिखना है। कवि कैसे लिखेंगे, 2 बार कवि इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, और तीसरी बार कवि हम लिखेंगे ऊपर नीचे, यानी ऐसे। 2 बार कवि ऐसे और 1 बार कवि ऐसे, और उसके बाद 3 ही बार आम लिखना था, 3 ही बार कवि लिखना था। उसके बाद ये खाली छोड़ दिया, इसको बच गया। अब देखिए एशिया महाद्वीप से पूछे कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो आ लिखा है, आ का मतलब आर्कटिक वृत्त गुजरता है। का लिखा है इसका मतलब वहां से कर्क रेखा गुजरती है। वी लिखा है इसका मतलब विषुवत रेखा गुजरती है। अब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा गुजरती है। पूछेगा उत्तरी अमेरिका से तो आर्कटिक वृत्त है और कर्क रेखा है। यहां से पूछेगा दक्षिणी अमेरिका से मकर रेखा है और विषुवत रेखा है। सिमिलरली इसके बात करें यूरोप से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। ये ट्रिक आपको कौन सी जगह से कौन सी रेखा गुजरती है इस पे काम करेगी। ट्रिक में ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के घटते आकार में लिखे गए हैं, लेकिन इसमें अंटार्कटिका नहीं लिखा गया है। 3 बार आम लिखा गया है, 3 बार कवि लिखा गया है। आम 3 बार ऐसे लिखा गया, कवि 2 बार ऐसे लिखा गया, 1 बार ऐसे लिखा गया, लास्ट में छूट गया है, ये नहीं है, 3 ही बार लिखना था।
अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरा विकल्प कंप्लीट हो जाता है, किस प्रकार से अक्षांश रेखाओं पे प्रश्न बनते हैं और अक्षांश रेखाओं से कैसे कैसे प्रश्नों को ऐसे जोड़ के देता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि स्थिति निर्धारण में अक्षांश के साथ देशांतर की भी आवश्यकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।